आज की ये सच्ची घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जब ये पहली बार मेरे सामने आई थी, तो मुझे कई दिन लगे थे इससे उभरने में। उसके बाद अब जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने की सोची और आप लोगों तक ये घटना पहुंचाने की सोची, तो मुझे 3 दिन लगे खुद को प्रिपेयर करने में कि किस तरीके से इतने जघन्य अपराध का, दरिंदगी से भी ऊपर अगर किसी हैवानियत को नाम दिया जा सकता है, तो उस घटना का जिक्र किन शब्दों में मैं करूं, कैसे आप लोगों तक पहुंचाऊं। मुझको प्रिपेयर होने में बहुत टाइम लगा। जब जब मैं इस घटना को के ऊपर रिसर्च करने बैठी, जब जब मैंने इसके बारे में और जाना और पढ़ा, मैं उतनी ही सन्न होती चली गई। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूं कि कृपया ये घटना पूरी सुनने से पहले, ये वीडियो पूरी देखने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये आपको अंदर तक हिलाने वाली है। लेकिन साथ में ये मेरा उद्देश्य, ये घटना आप लोगों तक पहुंचाने का, आप लोगों को डराना नहीं है, आप लोगों को खौफ में डालना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना है, ताकि हम सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। ये वीडियो है एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने 15 साल की उम्र में 2007 से अपराध करने शुरू किए। 2015 में वो पकड़ा गया और उसे सजा हुई 2023 में जाकर। क्या थे वो अपराध जिन्हें सुनकर पुलिस वालों को भी लगा कि हम इसे गोली मार दें। जब डॉक्टर के पास उस अपराधी को ले जाया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये जिंदा क्यों है, इसका इनकाउंटर क्यों नहीं किया। खुद जज ने सजा सुनाते हुए कहा कि इससे ज्यादा अमानवीय घटनाएं हो नहीं सकती। इस सब के बावजूद भी क्या उसे उचित सजा मिली? क्या वो सिर्फ इतनी ही सजा मिलने का हकदार था? आइए पूरी घटना को पहले सुनते हैं। बात है 14 जुलाई 2015, बेगमपुर का एरिया। पुलिस के पास एक बाप फरियाद लेकर आता है कि उसकी बेटी, 6 साल की मासूम बेटी उसकी गायब हो गई है, जो खेतों में सोच के लिए गई थी। वो बेगमपुर का एरिया वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे घरों में शौचालय उस वक्त पर नहीं होते थे। सभी लोग खेतों की तरफ, नहर की तरफ ही निवृत्त होने के लिए जाते थे। वो बच्ची जब सोच के लिए गई और वापस नहीं आई, बड़ी देर तक ढूंढने के बाद वो लोग पुलिस के पास पहुंचे, उसके पेरेंट्स पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने छानबीन शुरू की। छानबीन शुरू करते करते, ढूंढते ढूंढते पुलिस पहुंचती है एक ऐसे घर में, जो 3 मंजिला घर, जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन ऑलमोस्ट सुनसान पड़ा था। वहां जाकर पुलिस पाती है बच्ची की लाश को, और लाश सिर्फ नॉर्मल लाश नहीं थी, उस लाश के साथ बलात्कार हुआ था। वहां पर स्ट्रगल के निशान थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। उस बच्ची को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो मिलते हैं सनी के नाम पर। कुछ एक ट्रक की बिल्टी पेपर होते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तुरंत पुलिस सनी के पास पहुंचती है और सनी को गिरफ्तार करती है। लेकिन सनी को तो इस अपराध के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सनी को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ भी है। और जब उसकी लोकेशन के बारे में पुलिस पता करती है और इधर उधर से जानकारी निकालती है, यहाँ तक कि कुछ सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाते हैं, तो पाते हैं कि सनी वाकई निर्दोष है। अब सनी से पूछा जाता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो सनी जो दास्तान बताता है और अपराधी का जो खुलासा करता है, और उसके बाद जो खुलासे पर खुलासे होते जाते हैं, पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। पुलिस वालों के हाथ अपने आप रिवॉल्वर पर जा रहे थे कि क्यों ना इस इंसान को अभी गोली से उड़ा दिया जाए, लेकिन वो कानून के हाथों मजबूर थे। सनी बताता है कि कल रात ही मेरे पड़ोस में रहने वाले, जो मेरे ट्रक पर हेल्पर का काम करता है, रविंदर नाम का शख्स, उससे झड़प हुई थी और उसने मुझसे ये डॉक्यूमेंट्स छीन लिए थे। पुलिस तुरंत रविंदर को ढूंढने के लिए निकलती है। 3 दिन के बाद रविंदर मिल जाता है। पुलिस उसे हिरासत में लेती है। पहले तो वो ना नुकर करता है, लेकिन पुलिस जब अपनी भाषा में उससे पूछताछ करती है, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 30 से ज्यादा खुलासे होते हैं बच्चों के रेप और उनके मर्डर के। इतने बच्चे उठाए, उन सबको पहले मारा? हाँ सर, उनको पहले मारा। और उनके बाद मैं उनके साथ गलत काम करता। 25-30 के आसपास मैंने बच्चों के साथ गलत काम किया। रिटायर्ड एसीपी जगबेंद्र दहिया ने आज तक को इंटरव्यू देते हुए बताया कि उसने 54 यानी
54 हादसे कबूले कि उसने 54 बच्चों का रेप और मर्डर किया है, और मोस्टली बच्चों का मर्डर करने के बाद वो उनका बलात्कार करता था। थोड़ा सा वो अपना पुलिस वाले एंगल से टाइट करके पूछताछ करी तो फिर ये उगलता चला गया। इसने 54 मतलब डिस्क्लोजर हमारे को एक्सेप्ट किए थे। 54 मेरे पास उसका रिकॉर्ड। तो 54 इसको 54 के 54 याद थे? याद थे, और ऐसे याद थे ईयर वाइज। किस कदर कोई दरिंदा हो सकता है, किस कदर कोई हैवान हो सकता है। अब रविंदर की कहानी ये थी कि रविंदर बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा चुपचाप रहने वाला इंसान था। उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करते थे, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था। 6ठी क्लास के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। और रविंदर इतना ज़्यादा खामोश रहता था कि उसने अपने अंदर एक अलग तरह की शख्सियत डेवलप कर ली थी। वो कुछ थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी इधर उधर करता, और उसको शराब की लत लग गई थी बहुत छोटी उम्र में। शराब के साथ साथ उसे गंदी फिल्में देखने का भी शौक लग गया था। और उसके बाद उसने साथ में कुछ सुलोचन वगैरह के कोई ड्रग्स होते हैं, उनका भी नशा करना शुरू कर दिया था। और वो नशा करने के बाद उसके अंदर हवस की आग इतनी ज़्यादा भड़कती थी कि वो छोटे बच्चों को अपना शिकार उसने बनाना शुरू किया। पहला अपराध उसने शुरू किया 2007 से, जब उसकी उम्र लगभग 15 से 17 साल के बीच में थी। उसने गरीब एरियो को चुना, एक ऐसे एरिया जहां पर मेहनत मजदूरी करने के बाद माँ बाप इतने बेहोश होकर सो जाते हैं। रविंदर ने खुद आज तक को अपना इंटरव्यू देते हुए ये कबूला कि वो सोए हुए बच्चों को उनके माँ बाप के पास से उठा कर ले जाता था। रविंदर ने खुद आज तक को इंटरव्यू देते हुए ये कबूल किया कि 2-2.5 साल से लेकर लगभग 12-13 साल तक के बच्चों को वो अपनी हवस का शिकार बनाता था, क्योंकि उन बच्चों को काबू करना आसान था। ये मैं 2.5-3 साल के और 12-13 साल के सोच के नहीं, जो मिल गया बस उसको उठाना है, ऐसा भी सोचते थे। जो मिल गया सर उसको उठा। अक्सर वो शिकार ऐसी जगह पर ढूंढता था जहां पर मेहनत मजदूरी करने वाले झोपड़पट्टी वाले लोग रहते थे, क्योंकि मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान रात को खाना खाकर बेहोश होकर सो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पास से कोई बच्चे को उठा कर ले गया। उसके लिए आसान था। वो एक बार जिस एरिया में ये काम करता था, दोबारा उस एरिया में वापस नहीं जाता था। हालांकि मीडिया को इंटरव्यू देते हुए रविंदर ने कहा है कि उसने 30 से 35 बच्चों के साथ इस तरह के हादसे किए हैं, लेकिन एसीपी जगमेंद्र दहिया का कहना है कि 54 वारदात उसने कबूली हैं, जो उनके पास रिटर्न में रिकॉर्ड है। ये हादसे उसने सभी मासूम बच्चों के साथ किए, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। और उसने कबूला कि उसने ज्यादातर बच्चों का पहले मर्डर किया, उसके बाद उसने रेप किया, क्योंकि बच्चे रोते थे, भीख मांगते थे, चिल्लाते थे, जिसकी वजह से उसे काबू करने में मुश्किल होती थी। इसलिए वो बच्चों का उन्हीं की चुन्नी से, उनके कपड़े से, पजामी से गला घोट देता था। एक बार एक हादसे में 2014 में रविंदर पकड़ा भी गया। रविंदर और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर एक छोटे से बच्चे को ऐसी ही किसी बस्ती से पकड़ा और उसका यौन शोषण किया। उसके बाद जब वो बच्चा बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा, तो उस अपराध में रविंदर का जो एक साथी नाई था, उसने अपने उस्तरे से उस बच्चे का गला काट दिया, और गला काटकर उन लोगों ने उस बच्चे को गटर में डाल दिया। उन्होंने सोचा कि बच्चा मर जाएगा और वो वहां से चले गए। लेकिन उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि वो बच्चा बच गया, क्योंकि गटर सूखा पड़ा था, खाली था, उसमें पानी नहीं था बल्कि रेत पड़ी थी। वो रेत उसके गले से चिपक गई और जिससे वो खून बंद हो गया। थोड़ी देर में पुलिस वाला वहां से निकला। उस बच्चे की करहाने की आवाजें सुनकर उसने उस बच्चे को बाहर निकाला और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वो बच्चा बच गया और उसकी निशानदेही पर रविंदर को और उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। रविंदर को उस हादसे में सिर्फ 10 साल की सजा होती है और 1 साल के बाद ही रविंदर को जमानत मिल जाती है। और जमानत करवाने वाला था वो सनी, जिसके डॉक्यूमेंट्स रविंदर ने वहां पर छोड़े थे, उस सनी का फादर। उसके बाद रविंदर चुप नहीं रहता। उसके बाद भी रविंदर एक के बाद एक हादसों को अंजाम देता रहता है। जमानत से आने के बाद सनी उसे अपने ट्रक पर हेल्पर रख लेता है। एक रोज सनी जब उसके घर आता है, जो उसके ट्रक में टेप रिकॉर्डर लगा हुआ था वो काम नहीं कर रहा था, वो खराब था। सनी ने आकर रविंदर को वो टेप रिकॉर्डर दिया कि जल्दी से इसे ठीक करवा ला, जब तक मैं तेरे घर पर चाय पी रहा हूँ। रविंदर वो टेप रिकॉर्डर ठीक करवाने के लिए जब जाता है तो पाता है कि मार्केट बंद है।
मार्केट बंद होने की वजह से रविंदर तुरंत ही वापस आ जाता है और आकर देखता है कि सनी और उसकी माँ संबंध बना रहे थे। रविंदर वहां से तुरंत वापस चला जाता है। अगले रोज रविंदर शराब पीकर अपने दोस्त और भाई के साथ मिलकर सनी को मारने का प्लान बनाता है। वो लोग सनी को शराब पीने के बहाने कहीं नहर के किनारे ले जाते हैं और सनी के साथ मार पिटाई करते हैं। उसके बाद वो सनी पर तेल डालकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। जब वो बाइक से तेल निकाल रहे होते हैं सनी के ऊपर डालने के लिए, तो इस बीच सनी को मौका मिल जाता है और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन भागने से पहले रविंदर उसका पर्स, 2000 रुपए, उसका मोबाइल और उसके बिल्टी पेपर और लाइसेंस भी चुरा लेता है, जिनको इस्तेमाल करता है वो सनी को फंसाने के लिए उस बच्ची की लाश के पास छोड़कर। वहां से भागकर सनी खेतों में जाकर कहीं छुप जाता है। उसके बाद सुबह जब खेत का मालिक आता है तो सनी उसके फ़ोन से पुलिस को फ़ोन करता है और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करवाता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस इनको ढूंढती और कार्रवाई करती, ये उस बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे चुका था, जिसमें पुलिस की तफ्तीश में ये पकड़ा जाता है। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने बताया कि पकड़े जाने के बाद भी रविंदर के चेहरे पर रंज का, गम का, दुख का, दर्द का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि वो रट्टू तोते की तरह अपनी घटनाओं को बताता जा रहा था और वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। रविंदर ने जो ये घटनाएं अंजाम दी, ये कंझावला, घेवरा मोड़, नोएडा, नरेला, हाथरस, फरीदाबाद, बदायूं, बहादुरगढ़ और मंजरी गांव इत्यादि में की। वो कई बार तो अपना शिकार ढूंढने के लिए 30-30, 40-40 किलोमीटर भी चलकर जाता था। कोई इस कदर हवस का पुजारी कैसे हो सकता है कि मासूम बच्चों की मासूमियत भी उसका दिल नहीं पिघला पाई। 2013 के एक हादसे में हाथरस जब वो अपनी बुआ के घर गया हुआ था, वहां उसने एक बच्चे को पकड़ा, उसका मर्डर किया और उसके बाद उसका बलात्कार करके उसकी लाश को पुल के नीचे डाल दिया। उसके घर वालों को जब पता चला तो उसकी मां ने पड़ोस के 3-4 लोगों पर अपना शक जाहिर किया। लेकिन तफ्तीश के दौरान जब वो सब के सब बेगुनाह पाए गए तो उस बच्चे की मां ने उसके बाप को ही अपने बच्चे का कातिल बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। कबूलनामे के दौरान रविंदर ने हाथरस वाली अपनी घटना को कबूल किया तो पुलिस वालों ने तुरंत वहां भेजकर उस बच्चे के बाप के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था उसे बंद करवाया। और इस तरह के न जाने कितने ही मुकदमे हैं जो उनको घटनाओं को अंजाम तो रविंदर ने दिया, लेकिन जिनमें पकड़े कुछ बेगुनाह गए। 14 जुलाई 2015 को जिस बच्ची को किडनैप करके रविंदर ने उसका मर्डर करके बलात्कार किया था, जब पुलिस ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जब डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम किया तो डॉक्टर ने पुलिस वालों से पूछा कि क्या आपने उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस वालों ने कहा कि हाँ, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो डॉक्टर ने कहा कि गिरफ्तार क्यों किया, गोली क्यों नहीं मारी, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया। यानी कि वो डॉक्टर उस बच्ची की हालत देखकर इतना दहल गए थे कि इतनी बुरी हालत में वो बच्ची थी कि डॉक्टर को भी लगा कि ऐसे शख्स को जीने का कोई हक नहीं। तुम्हारा नाम रविंदर है, पर तुम मानते हो कि तुम इंसान हो? नहीं सर, नहीं। क्यों नहीं मानते? सर मैंने इतने सारे गलत काम किए हैं तो मैं अपने आप को इंसान नहीं मानता सर। यहाँ तक कि स्वयं रविंदर ने जब मीडिया को इंटरव्यू दिए तो खुद कबूल किया कि मैंने जो अपराध किए हैं वो किसी भी हालत में बख्शने लायक नहीं है और मुझे मौत के सिवा और कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, मैं मौत की ही सजा का हकदार हूँ। जो जिन बच्चों के साथ मैंने गलत किया है, जिनके माँ बाप बहुत, उनके ऊपर जो गुजरी है उसके लिए मेरे को सर फांसी की सजा होनी। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि 25 मई 2023 को इतना लंबा चलने के बावजूद भी रविंदर को सिर्फ उम्र कैद दी गई। रिटायर्ड एसीपी जगमेंद्र दहिया जो उस वक्त उस केस के आईओ थे, उन्होंने बताया कि कुछ कमियां हमसे रही, कुछ कमियां एफएसएल टीम से रही और कुछ कमियां बहुत सारी इधर उधर के और अलग अलग डिपार्टमेंट से रही, जिसकी वजह से वो तथ्य, जितने गवाह, जितने तथ्य, जितने एविडेंस जुड़ने चाहिए थे वो नहीं जुड़ पाए, जिसकी वजह से इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होने के बावजूद भी कोर्ट ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में नहीं डाला। कानून की कुछ धाराओं के अकॉर्डिंग जब इस तरह की घटना होती है तो उनका चश्मदीद गवाह होना चाहिए।
ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को जब अपराधी अंजाम देता है तो वो इस बात का भरपूर ख्याल रखता है कि वो ऐसे दूर दराज के एरिया में करे जहां दूर दूर तक कोई ना हो। अक्सर ऐसी घटनाओं के चश्मदीद गवाह नहीं मिलते और कानून की कुछ इसी तरह की ढीलों का फायदा मिला रविंदर जैसे शख्स को, रविंदर जैसे दरिंदे को, यहाँ तक कि दरिंदगी की हर हद पार करने वाले इस वहशी जानवर को। और इसे सिर्फ उम्र कैद की सजा ही हो पाई, क्योंकि सिर्फ 3 घटनाएं ही ऐसी थी जिनके एविडेंस प्रॉपरली पुलिस जमा कर पाई और उनमें भी चश्मदीद गवाह नहीं थे। 54 घटनाएं अपने मुंह से कबूलने के बावजूद भी सिर्फ 3 घटनाओं के एविडेंस ही इकट्ठा हो पाए। जब इस तरह का गुनहगार खुद अपने मुंह से कबूले कि मुझे मौत की सजा मिलनी चाहिए, जब डॉक्टर जो बच्चों का जिसने पोस्टमार्टम किया वो कहता है कि इसका इनकाउंटर कर देना चाहिए, जब पुलिस उससे बातचीत कर रही थी, जब वो घटनाएं वो हादसे बता रहा था तो पुलिस का दिल कर रहा था कि इसे गोली मार दें। यहाँ तक कि खुद रोहिणी सेशन कोर्ट के एडिशनल जज ने अपने मुंह से कहा कि इस तरह की घटनाओं के ऊपर ऐसी सजा देनी चाहिए कि समाज में एक सबक जाए, इस तरह के दरिंदों को एक सबक जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वो सजा मिल नहीं पाई जिस सजा का वो हकदार था। इस जानवर के, इस वहशी जानवर के सिर्फ उम्र कैद मिलने पर कैसे सब्र आया होगा उन माँ बाप को जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया। ना सिर्फ खो दिया बल्कि इस कदर खोया कि सपने में भी उनकी रूहें कांप जाती होगी जब उन्हें अपने बच्चों के चेहरे याद आते होंगे, जब अपने बच्चों के साथ हुए वो हादसे याद आते होंगे। हम जैसे लोग जब इस घटना को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं तो हम लोगों का दिल दहल जाते हैं। तो एक माँ, एक बाप जिसके बच्चे के साथ ये बीती है, उसका क्या हाल होगा? क्या वो हमारे कानून से, न्याय व्यवस्था से खुश होंगे? क्या उनका विश्वास जम पाएगा? इतना गहन अमानवीय हरकत करने के बावजूद भी उस शख्स को सिर्फ उम्र कैद हुई। मैं खुलकर यहाँ पर ये बात बोलना चाहती हूँ कि मैं स्वयं इस सजा से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। आप लोगों के क्या विचार हैं? आप लोगों को क्या मिलता है? इस तरह के दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या होना चाहिए? किस तरीके से समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की सोचे भी ना, दोबारा इस तरह का ख्याल किसी जानवर के, किसी दरिंदे के, किसी हैवान के मन में भी ना आए। और अंत में आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना, कृपया सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, ध्यान रखें, अपने मासूम बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को अपने करीब रखें, उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। जब वो इधर उधर जाएं तो उन पर नज़र रखें।